अध्याय 9 समाज व्यवस्था पे हम लोगों ने पिछले सत्र में कुछ बात की थी और मुझे ऐसा समझ में आया कि कुछ लोगों को इसको समझने में दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए मैं पहले अपने एक चार्ट को स्पष्ट करना चाहता हूँ, तो जिसमें चारों आयाम और पांचों स्थितियों की एक सूत्रता, समन्वयता ही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है, जिसकी संभावना और अवसर है। तो इसको मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि आपके परव्यू में आ सके, आपकी कल्पना में बाबा जी जो कहना चाहते हैं वो आपकी कल्पना में चित्रित हो सके। तो उसके लिए मैं इस चार्ट को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें। तो जैसा इसमें लिखा है कि 4 आयाम, और 4 आयाम में लिखा है अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। तो ये जो अनुभव का आयाम है ये आत्मा में परम संबंध के रूप में है। तो जागृत मानव में यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो जो विचार आयाम है वो जीवन में आशा, विचार, इच्छा के अंतर संबंध में है। फिर यदि मानव में व्यवहार आयाम को समझते हैं तो ये मानव मानव के संबंध के रूप में है। और व्यवसाय जो आयाम है वो मानव प्रकृति संबंध के रूप में है। तो मानव प्रकृति पे श्रम नियोजन पूर्वक जो है समृद्धि को प्राप्त करता है, उसके संबंध में ये व्यवसाय आयाम है। तो मानव के 4 आयाम का मतलब है अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। और क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है तो इसलिए सह अस्तित्व में सभी जो क्रियाएं हैं वो स्थिति गति के सह अस्तित्व में है। तो इसलिए जो अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय आयाम है ये भी जीवन के क्रियाकलाप और जीवन सहित मानव के क्रियाकलाप के सह अस्तित्व में ही स्पष्ट होते हैं। तो इसमें से जो अनुभव आयाम है उसको आध्यात्मिक क्षेत्र बाबा जी ने बोला है। और जब जागृत आदमी में देखते तो जागृत आदमी में या अनुभव मूलक विधि से भी हम अध्ययन करते हैं तो जागृत आदमी में या अनुभव संपन्न व्यक्ति में विचार आयाम जो है अनुभव के साथ होता है। तो जो आध्यात्मिकता है वही विचार आयाम में बौद्धिकता है। और जो व्यवहार आयाम है उसको सामाजिक क्षेत्र कहते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र का मतलब है कि जो आध्यात्मिकता है यानी जो अनुभव है और जो बौद्धिकता है यानी जो विचार है, इन दोनों को जब हम मानव संबंध में नियोजित करते हैं तो सामाजिक क्षेत्र हमारे सामने प्रकट होता है। और जो व्यवसाय का क्षेत्र है जिसको हम प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें मानव जो है अपने शरीर की आवश्यकता, शरीर के भरण पोषण के अर्थ में प्रकृति पर श्रम नियोजन पूर्वक अपनी आवश्यकता का उपार्जन करता है और आवश्यकता से अधिक उपार्जन को प्राप्त करना चाहता है। और आवश्यकता से अधिक उपार्जन के रूप में जो समृद्धि है उसकी निरंतरता को चाहता है। इसी में व्यवसाय आयाम की परिपूर्णता है। तो मैंने कहा कि अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय ये 4 आयाम हैं मानव में। और इसी को हम लोग दूसरे अर्थों में कह रहे हैं अनुभव आध्यात्मिक क्षेत्र है, विचार बौद्धिक क्षेत्र है, व्यवहार सामाजिक क्षेत्र है और व्यवसाय प्राकृतिक क्षेत्र है। अनुभव आयाम को यदि हम लोग समझते हैं तो सह अस्तित्व में होना, इसको अनुभव आयाम करें। अनुभव में क्या है कि सह अस्तित्व में आत्मा अपने होने को पहचानती है। और अनुभव आयाम जब बुद्धि में स्वीकार होता है तो सह अस्तित्व में नियम, न्याय, धर्म, सत्य में समस्त क्रियाओं का होना रहना स्पष्ट हो जाता है। इसको अनुभव आयाम कह रहे हैं क्योंकि अनुभव में आत्मा और बुद्धि का जो क्षेत्र है वो अनुभव आयाम है। तो इससे क्या होता है, तो सत्य में अनुभव का प्रकटन और प्रकाशन होता है। तो अनुभव आयाम में जो सत्य का प्रकटन और प्रकाशन होता है, यदि उसको व्यवहार के रूप में समझने जाएं तो जो पूर्ण मूल्य है यानी जो प्रेम है और जो स्थिति सत्य है
जिसको सह अस्तित्व कह रहे हैं। तो प्रेम मूल और स्थिति सत्य में निरंतरता ही अनुभव आयाम की तृप्ति है, और इसी को परमानंद कहते हैं। तो ये जो अनुभव आयाम की जो भी वस्तु है, उसी को प्रभुता के रूप में बाबा जी ने लिखा है। और ये भी लिखा है कि सह अस्तित्व ही विधि है। तो ये जो अनुभव आयाम में नियति सहित विधि से विधि की स्पष्टता होती है। तो जब भी अनुभव की बात आएगी, विधि की बात आएगी, प्रभुता की बात आएगी या सत्य की बात आएगी, तो वो अनुभव आयाम का क्षेत्र है, या आध्यात्मिक क्षेत्र की बात आएगी वो अनुभव आयाम का क्षेत्र। अब ये जो अनुभव है, किसी बाबा जी को अनुभव हुआ, अब ये अनुभव जो है विचार के रूप में व्यक्त हुआ, जिसको बाबा जी ने लिखा है कि उनको चित्त में श्रुति स्मृति मेधा कला कांति और रूप निरीक्षण और गुण आदि क्रियाओं में, जिसको अपन बौद्धिक क्षेत्र कह रहे हैं, और इसके साथ जो वृत्ति का क्षेत्र है जिसमें विश्लेषण की क्रिया होती है, तो सत्यता का विश्लेषण करना, सत्यता का विवेचन करना है ना, और सह अस्तित्व में स्थिति गति को पहचानना, स्थिति गति के अर्थ में क्रिया के समाधान पक्ष को पहचानना, ये सब बौद्धिक क्षेत्र है। तो मैंने ये कहा कि जब अनुभव मूलक विधि से किसी जागृत व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो उसके विचार आयाम में अनुभव शामिल रहता है, यानी विचार आयाम अनुभव की अविभाज्यता में ही होता है। तीसरे अर्थ में ये कहें कि जो जीवन में आशा विचार इच्छा है वो आत्मा से नियंत्रित रहता है, आत्मा से संयमित रहता है, इस अर्थ में। तो विचार आयाम का मतलब क्या हुआ? तो व्यवस्था के अर्थ में आशा विचार इच्छा का नियोजन, अंतर नियोजन, इसको हम बौद्धिक क्षेत्र कह रहे हैं, ये विचार आयाम। तो व्यवस्था के अर्थ में या सह अस्तित्व के अर्थ में या अखंडता के अर्थ में, सार्वभौमता के अर्थ में, है ना, या सार्वभौमिकता के अर्थ में हम आशा विचार इच्छा का नियोजन और अंतर नियोजन करते हैं। उससे हमको सार्वभौमता की पहचान होती है। इच्छा में व्यवस्था का चित्रण होता है, विचार में समाधान, और जो मन है उसमें मैत्री आशाओं का उदय होता है। ये विचार आयाम के रूप में उपलब्धि है। तो विचार आयाम को ही बाबा जी धर्मपूर्ण विचार भी कहते हैं। तो धर्मपूर्ण व्यवस्थात्मक विचार की अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन के रूप में विचार आयाम है, जो जीवन में बौद्धिक क्षेत्र है या मानव में बौद्धिक क्षेत्र है। इसी में विचार आयाम में ही जब इसके व्यवहारिक रूप को देखते हैं तो ये निपुणता, कुशलता, पांडित्य, समाधान से वैचारिक आयाम की तृप्ति होती है। यानी जब हम समाधान के आधार पर जीना जाते हैं, यानी व्यवस्था में जीते हैं, और निपुणता, कुशलता, पांडित्य पूर्वक हम जीते हैं या समाधान को प्रमाणित करते हैं, तो जो विचार आयाम है उसकी तृप्ति होती है। तो ये जो विचार आयाम है, इसी को जब मानव परंपरा में देखते हैं तो उसको संस्कृति कह रहे हैं। संस्कृति ही प्रबुद्धता है ना। विचार आयाम को यदि आप और गहराई से समझेंगे तो विचार आयाम पूर्वक जो सार्वभौमता की पहचान होती है वो ज्ञान के रूप में है, और यही ज्ञान जब हम व्यवहार में समझते हैं उसको विवेक कह रहे हैं, और जब व्यवसाय में समझते हैं उसको विज्ञान कह रहे हैं। तो विचार आयाम में ज्ञान, विवेक, विज्ञान की संपन्नता भी होती है। ज्ञान, विवेक, विज्ञान की जो संपन्नता है उसी को प्रबुद्धता शब्द से बाबा जी ने इंगित किया है। इसी प्रकार से यदि हम व्यवहार आयाम को समझते हैं तो व्यवहार आयाम क्या है? तो ये सामाजिक क्षेत्र है। सामाजिक क्षेत्र का मतलब होता है जब ये परिवार से लेकर विश्व परिवार तक का जो क्षेत्र है। दूसरे अर्थों में कहें तो सामाजिक क्षेत्र क्या है? तो व्यक्ति, परिवार, समाज, अंतरराष्ट्र में की जो एक सूत्रता है, एकात्मता है या अविभाज्यता है, उस रूप में सामाजिक क्षेत्र है। तो सामाजिक क्षेत्र में क्या होता है? तो सामाजिकता अखंड समाज के अर्थ में संबंध और मूल्यों की पहचान और नियोजन होता है। तो सामाजिक क्षेत्र में क्या है कि जो भी व्यक्ति है वो परिवार में मूल्यों को पहचानता है और उसको मूल्यों का निर्वाह करता है। इस अर्थ में
इस अर्थ में सामाजिक क्षेत्र है। तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में जो संबंध निर्वाह की निरंतरता के रूप में सामाजिक क्षेत्र है। इसी को हम कह रहे हैं कि सामाजिक क्षेत्र में न्याय की स्पष्टता होती है। यानी न्याय की स्पष्टता होती है, यानी न्यायपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन के रूप में सामाजिक क्षेत्र जो है वो जागृत मानव परंपरा में पहचानने में आता है। तो जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय धर्मपूर्ण विचार के बिना नहीं होता, क्योंकि संबंध निर्वाह में विचार जो है एक महत्वपूर्ण अवयव है। और उसी तरीके से जो विचार है वो सत्य के यानी अनुभव से मुक्त नहीं होता है, अनुभव से रिक्त नहीं होता है। इसीलिए न्याय में सत्य और धर्मपूर्ण विचार के साथ न्याय की स्पष्टता होती है, जिसको हम लोग न्यायपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन के रूप में परिवार से लेकर विश्व परिवार तक पहचानते हैं। तो जब हम इसको विश्व परिवार तक पहचान लेते हैं, इसी को न्याय की निरंतरता कहते हैं। न्याय की निरंतरता में जीता हुआ जो अखंड समाज है ना, उसी को संप्रभुता के रूप में हम लोग पहचानते हैं। संप्रभुता ही सभ्यता है। सभ्यता का मतलब संस्कृति और सभ्यता में थोड़ा सा अंतर है। तो संस्कृति जो है ग्रहण करने की क्षमता है, ग्रहण करने की क्रिया है, और जो सभ्यता है वो वहन करने की, जब हम जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। तो जब मानव के व्यवहार को समझते हैं तो मानव के व्यवहार में कर्तव्य दायित्व की स्वीकृति होती है, और कर्तव्य दायित्व की निर्वाह की निरंतरता के रूप में सभ्यता होती है ना। तो परिवार से लेकर विश्व परिवार तक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करना, इसको सभ्यता कहते हैं। तो सभ्यता सहित जो आचरण है उसी को संप्रभुता कह रहे हैं। तो संप्रभुता में जब संप्रभुता अखंड समाज में स्थापित हो जाती है, तो संप्रभुता के कारण से जो न्याय का जो आयाम है, जो व्यवहार का आयाम है, जो सामाजिक क्षेत्र है, वो नियंत्रित रहता है ना। तो ये संप्रभुता इस रूप में स्पष्ट होती है। शिष्टता सहित आचरण से व्यवहारिक आयाम में परितृप्ति होती है। शिष्टता के साथ यदि मानव आचरण करता है, उससे व्यवहारिक आयाम में परितृप्ति होती है। और इन सभी को है ना, जिसको हम लोग अनुभव, विचार, व्यवहार करें, इसको व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में पहचाना जाए। व्यवहार आयाम का मतलब नहीं केवल एक संबंध में जीना। व्यवहार आयाम जो है व्यक्ति से लेके अंतर्राष्ट्र तक जो है उसके विस्तार को पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार से जिसको हम लोग व्यवसाय आयाम करें, वो प्राकृतिक क्षेत्र है। तो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में मानव श्रम या अपनी निपुणता, कुशलता, पांडित्य का नियोजन करता है ना। ये प्राकृतिक क्षेत्र है। तो प्राकृतिक क्षेत्र में मानव जो है व्यवस्थात्मक कार्यक्रम और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में श्रम नियोजन करता है, निपुणता, कुशलता, पांडित्य का नियोजन करता है। तो इसमें दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मानव परंपरा में सामाजिकता के निर्वाह के लिए उत्पादन विनिमय के रूप में है ना। व्यवसाय आयाम को समझेंगे तो व्यवसाय आयाम का जो मूल प्रयोजन है वो सामाजिकता का निर्वाह है। सामाजिकता का निर्वाह कैसे होता है? तो जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है, जिसको हम लोग समृद्धि कह रहे हैं, तो समृद्धि में से जितना परिवार के अर्थ में उपयोग होता है, उससे जो बचा हुआ, जो शेष होता है, उसको सदुपयोगता विधि से सामाजिकता के निर्वाह के लिए हर परिवार उसको नियोजित करता है ना। इस रूप में मानव परंपरा में सामाजिकता के निर्वाह के लिए व्यवसाय आया, जो उत्पादन और विनिमय के रूप में है। दूसरी तरफ जाते हैं तो जो प्रकृति में नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, उसको बनाए रखने के लिए अखंड समाज के रूप में जब मानव उसका संरक्षण और संवर्धन करता है, ये भी व्यवसाय आया है। यानी सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का मतलब है जो मानव परंपरा है उसके अलावा जो मानवीयता प्रकृति के रूप में जो प्रकृति है, उस प्रकृति में नियंत्रण को, संतुलन को बनाए रखना है ना, और उसको बनाए रखना साथ में उसका संरक्षण और संवर्धन करना। तो इस तरीके से जो व्यवसाय आयाम है उसमें नियम की स्पष्टता होती है। तो नियम जो है व्यवहार कार्य व्यवस्था की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा के रूप में व्यवसाय आयाम भी व्यवस्था के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसीलिए व्यवसाय आयाम को व्यवस्था भी कहा गया है।
आवश्यकता से अधिक उत्पादन, समृद्धि में उत्पादन विनिमय आयाम की तृप्ति होती। तो इस रूप में यदि हम देखें तो जो व्यवस्था है उसी को प्रभु सत्ता कहें। तो प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता, ये 4 शब्दों का बाबा जी ने प्रयोग किया है। तो प्रभुता का मतलब है अनुभव आयाम में न्याय धर्म सत्य की स्पष्टता होना। यही जो न्याय धर्म सत्य नियम आदि है, यदि वो सार्वभौमिकता के रूप में ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में विचार आयाम से अभिव्यक्त होता है, उसको संस्कृति कहते हैं। यही संस्कृति जब सामाजिक यानी मानव में संबंध निर्वाह की निरंतरता के रूप में न्याय पूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में अभिव्यक्त होती है, संप्रेषित होती है और प्रकाशित होती है, इसको सभ्यता कह रहे हैं। सभ्यता ही संप्रभुता है। और इसी तरीके से जो व्यवसाय आयाम है, जिसको हम लोग प्राकृतिक क्षेत्र कह रहे हैं, तो प्राकृतिक क्षेत्र को ही प्राकृतिक क्षेत्र में जो भी हम श्रम पूर्वक निपुणता कुशलता पांडित्य का नियोजन करते हैं, उससे हम व्यवस्था तक पहुँचते हैं, यानी व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में एक सूत्रता को प्राप्त कर लेते हैं। और यही व्यवस्था जो है परिवार से लेकर विश्व परिवार तक परस्पर पूरकता के रूप में स्पष्ट होती है। इसी को प्रभु सत्ता कहा गया। तो ये जो प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता है, इन चारों को मिला के सत्ता बोलते हैं। तो सत्ता का जो स्वरूप है वो इन चारों के साथ है। तो सत्ता यानी प्रभुता भी सत्ता है, जिसको हम प्रबुद्धता कह रहे हैं, वो भी सत्ता है, संप्रभुता भी सत्ता है और प्रभु सत्ता भी सत्ता है। तो इसलिए सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, ऐसा बात हम लोग बोलते हैं। सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति की सह अस्तित्व है ना। इस रूप में सह अस्तित्व की व्याख्या की है। इसके लिए एक सूत्र और इसमें इस चार्ट में दिया है कि विधि अनुभव को, संस्कृति विचार को, सभ्यता व्यवहार को और व्यवस्था उत्पादन विनिमय को स्पष्ट करती है। ये एक सूत्र जो आया है, इससे भी हम लोग इनकी एक सूत्रता को समझ सकते हैं। इसी में एक और चार्ट हमने आपको भेजा है। तो इस चार्ट में भी ये बताएं कि जो विकास क्रम विकास है, जागृति क्रम जागृति है ना, और जागृति क्रम जागृति के बाद मानव को हम ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में पहचानते हैं, जिसमें समझना और जीना 2 कार्यक्रम हमको स्पष्ट होते हैं। तो समझना जो है वो अनुभव और विचार आयाम में है, जिसको हम लोग जीना कहते हैं, उसको हम व्यवहार और व्यवसाय आयाम कहते हैं। तो जो ज्ञान का क्षेत्र है, जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं, वो अनुभव और विचार का क्षेत्र है। जिसको हम लोग विवेक कह रहे हैं, वो अनुभव विचार के साथ में व्यवहार का क्षेत्र है। और जिसको हम विज्ञान कह रहे हैं, तो वो अनुभव विचार व्यवहार के साथ व्यवसाय का क्षेत्र है, जो व्यवस्था तक सूत्रित होता है। तो जब हम ये विधि, संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था को देखते हैं, ये आपस में सामरस्यता में ही स्पष्ट होता है। यानी जब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, उसमें विधि है। जब हम सभ्यता की बात कर रहे हैं, उसमें विधि और संस्कृति। जब व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसमें विधि, संस्कृति और सभ्यता शामिल है। तो इस तरीके से अविभाज्यता में ही हमको ये प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता आदि स्पष्ट होती है, जिसको हम सत्ता कहते हैं। फिर इसके बाद ये कहा कि ये सभी कुछ यानी विधि, संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था या अनुभव विचार व्यवहार व्यवसाय आयाम, या जिसको कहें कि सत्य, धर्म, न्याय और नियम, ये सब मानव की 5 स्थिति में व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में स्पष्ट होते हैं। तो मानव की 5 स्थिति जो है, जिसको हम लोग व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र कह रहे हैं। तो इसमें यदि आप देखें तो व्यवहार आयाम में जब नीति क्रय पूर्वक हम देखें, तो उसमें मानवीय आचरण रूपी संविधान की स्पष्टता होती है। और फिर यही व्यवसाय आयाम में जाके अर्थनीति, राजनीति और धर्म नीति के रूप में आर्थिक कार्यक्रम, सुरक्षात्मक कार्यक्रम और सदुपयोगात्मक कार्यक्रम के रूप में सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित करता है। तो अखंड समाज में यदि हम कार्यक्रम को समझने जाते हैं, तो शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय और स्वास्थ्य संयम, इनकी भी अविभाज्यता यानी कार्यक्रमों की भी अविभाज्यता 10 सोपानी व्यवस्था या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो जब हम इस अध्याय में अखंड समाज को समझने का प्रयास कर रहे हैं,
तो उसमें हमको इसको समझना पड़ेगा कि समाज व्यवस्था जो है वो अखंड समाज 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में है। और फिर ये भी कहा कि समाज का जो प्राथमिक रूप है वो समझदार परिवार है, और द्वितीय रूप अखंड समाज है, और तीसरा रूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। फिर इसके बाद ये कहा गया कि जो समझदार परिवार है वो अखंड समाज के घटक के रूप में, एक प्राथमिक घटक के रूप में है। इस स्थिति में मुख्यतः सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। ऐसे अनेक परिवार मिलकर ही सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। ऐसी भागीदारी स्वयं राज्य संस्थाओं के रूप में गण्य है। फिर इसके बाद बाबा जी ने, जो मैंने पिछले सत्र में भी पढ़ा था, कि भ्रमित परिवार के आधार पर जो सीमावर्ती भूमि के रूप में संस्था की पहचान होती है, जिसमें युद्ध संचय की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और जो शासन प्रवृत्ति है वो भय के आधार पर संचालित करती हुई दिखती है, और जिसका परिणाम जो है वो विरोध, युद्ध आदि के रूप में देखने को मिलता है, द्रोह विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है ना। तो भ्रमित संस्था की समीक्षा बाबा जी ने कर दी, और इस तरीके से हम लोग इस जगह पे आ गए थे कि जो प्रबुद्धता है, अभी मुझे लगता है कि ये प्रबुद्धता शब्द जो है स्पष्ट हो गया होगा आपको, कम से कम आपकी कल्पना में स्वीकार हो सके, इसीलिए मैंने ये 2 चार्टों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो पिछले सत्र में हमारे किसी भाई को नींद आने लगी थी, क्योंकि ये सत्र बहुत भारी है ना। तो जब उसका अर्थ ग्रहण नहीं होता है तो नींद आने जैसी स्थिति होती है। और दूसरी बात है, तीव्र इच्छा होना चाहिए अध्ययन में। तीव्र इच्छा के बिना अध्ययन पूरा नहीं होता। यदि आप में समझने की तीव्र इच्छा है तो उस स्थिति में नींद भाग जाती है। और कई लोगों को तो ये भी होता है कि कई सालों तक नींद नहीं आती है। जब तक वो समझ नहीं लेते तब तक जो है उनकी नींद उड़ जाती है। तो मेरे साथ तो यही हुआ कि मेरी नींद उड़ गई, और फिर मैं लगातार इसका अध्ययन करने में अपने को नियोजित किए रहा। नींद उड़ गई का मतलब ऐसा नहीं मैं सोया नहीं, लेकिन मेरे सोते समय भी यही सब कुछ चलता रहा। ये प्रबुद्धता क्या है, संप्रभुता क्या है, प्रभुसत्ता क्या है, बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। तो इसको समझने के लिए फिर लगातार अध्ययन किया। जो हमारे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है, प्रबोधन का काम करते हैं, उनके साथ चर्चा की, विमर्श की, मीटिंग किया। लगातार बाबा जी के सानिध्य में रहे। जब भी अवसर मिला तो बाबा जी के पास अमरकंटक गए और उनसे एक एक मुद्दे को समझने का प्रयास किया। उनकी रिकॉर्डिंग सुनते रहे। जो भी हमारे राकेश भाई जी ने बहुत सारी बाबा जी की रिकॉर्डिंग कर दी है, और उसको उन्होंने रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्शन भी कर दिया है। तो ट्रांसक्रिप्ट रूप में भी रहती है, तो उसको पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये अध्ययन में ये श्रम लगता ही है। मतलब हम सोचें कि ये श्रम से मुक्त होकर कोई सरल भाषा में इसको संप्रेषित कर दें, ये नहीं है। तो जो भाषा बाबा जी ने इस्तेमाल की है उस भाषा में ही अर्थ संप्रेषण होता है। यदि हम उस भाषा को सरल करते हैं तो अर्थ गायब हो जाता है, भाषा बनी रहती है। तो हम क्यों अध्ययन कर रहे हैं? क्योंकि हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वास्तविकता यथार्थ सत्यता को समझना चाहते हैं। न केवल समझना चाहते हैं, उसमें जीना चाहते हैं, जी के उसको प्रमाणित करना चाहते हैं, है ना। इस निष्ठा के साथ ही अध्ययन हो सकता है, जिसको हम लोग अध्ययन कह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, प्रबुद्धता ही प्रभुता, सह अस्तित्व ही सत्यता, इसी का अध्ययन एवं शिक्षा है, जिसमें प्रमाण पूर्वक नीति त्रय सिद्ध होता है। नीति त्रय पे तो बात हो गई है। तो यही नीति त्रय के रूप में फिर पुनः यह प्रभुता हमको देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलेगी? व्यवहार में, मानव के व्यवहार में देखने को मिलेगी। इसको सुलभ बनाना ही व्यवहारिक सत्ता है। तो जो व्यवहारिक सत्ता, जिसका व्यवहार आयाम की बात की, तो वो व्यवहारिक सत्ता है। तो व्यवहारिक सत्ता में प्रभुता यानी सत्य, धर्म और न्याय वो सुलभ हो जाए, है ना, उस अर्थ में व्यवहारिक सत्ता है। प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप एवं मानव की चिर वांछा भी है, क्योंकि मानव बहुत प्राचीन काल से ही
अखंड समाज के रूप में, जिसको वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं, उस रूप में जीने का आकांक्षी रहा है। और मानव इस रूप में भी आकांक्षी रहा है कि वो अखंडता की निरंतरता को पाले, है ना, व्यवस्था के रूप में। और इसीलिए जो बहुत सारे संविधान हमने बनाए, तो हर संविधान जो है वो अखंडता की बात करता है, अक्षुण्णता की बात करता है, मानव की गरिमा की बात करता है, मानव में न्याय की बात करता है। तो इस रूप में हम मानव की चिराकांक्षा को, आकांक्षा को हर संविधान की प्रस्तावना में हम पाते हैं। हर राज्य रूपी जो संस्था है उसके मूल आशय में हम इसको देख सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि ये जो प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप ही मानव की चिरवांछा भी है। प्रबुद्धता का तात्पर्य प्रकृष्ट बोध संपन्नता से, और प्रकृष्ट बोध संपन्नता का तात्पर्य यथा स्थिति में पूर्णतः निर्भ्रम होने से। तो पूर्णतः निर्भ्रम कहाँ होंगे? तो अनुभव और विचार के आयाम में, जिसको हम लोग पूर्णतः निर्भरता का क्षेत्र बोलते हैं। और इसीलिए फिर ये भी लिखा है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसीलिए प्रबुद्धता को ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, तो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता में निर्भ्रमता है। फिर आगे ये कहा गया है, प्रभु सत्ता का चरितार्थ रूप सजगता और सतर्कता सहित सह अस्तित्व है। तो जब हम प्रभु सत्ता की बात कर रहे हैं तो दोनों की बात कर रहे हैं, एक सजगता और दूसरी सतर्कता। सजगता का मतलब है आचरण पूर्णता, और सतर्कता का मतलब है क्रिया पूर्णता। तो आचरण पूर्णता और क्रिया पूर्णता सहित सह अस्तित्व में जीना और उसको प्रमाणित करना, यही प्रभु सत्ता का चरितार्थ स्वरूप है। सह अस्तित्व ही स्वयं में व्यवस्था है, क्योंकि सह अस्तित्व के बिना व्यवस्था नहीं है। यदि हम व्यक्तिवादी तरीके से और समुदायवादी या समुदायवादी विधि से या वर्गवादी विधि से सोचते हैं, तो उसमें व्यवस्था का प्रकाशन नहीं होता है। वर्गवादी विधि से या व्यक्तिवादी विधि से देखने में उसमें विरोध मिलता है, उसमें द्रोह विद्रोह मिलता है, उसमें युद्ध की स्थितियां पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंसा होती है, द्वेष होता है, ये सब हमको उसमें देखने को मिलता है। इसके थोड़े से कारणों पे बाबा जी ने आगे प्रकाश डाला है। मानव की यथा स्थिति जागृति परंपरा सहित वैभव है। तो मानव की यथा स्थिति का मतलब है मानवीयतापूर्ण आचरण। तो मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में मानव की यथा स्थिति है, वो जागृतिपूर्ण परंपरा में उसका वैभव है। तो आचरण के वैभव के रूप में ही तो व्यवस्था है, जिसको हम लोग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं। वही वैभव है जो मानव के आचरण रूपी जो यथा स्थिति है मानवीय आचरण की, उसके वैभव के रूप में स्पष्ट है। तो प्रभु सत्ता के बिना अखंडता, तो यदि प्रभु सत्ता की जो मैंने व्याख्या की थी वो आपको स्पष्ट कर दिया था। प्रभु सत्ता का मतलब है, तो कह रहे हैं कि प्रभु सत्ता के बिना अखंडता। अखंडता का मतलब है कि जो व्यवस्था के जो कंपोनेंट हैं, व्यवस्था के कंपोनेंट क्या हैं? तो मानवीय संस्कृति है, जो शिक्षा संस्कार के रूप में भी रहती है। तो मानवीय संस्कृति जो शिक्षा संस्कार भी है, और सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इनका जो सहज एकात्मकता है उसी को अखंडता कहें। तो प्रभु सत्ता के बिना, जब ये प्रभु सत्ता स्थापित हो जाती है, तभी हमको अखंडता जो है वो हमारे अनुभव में आती है। किस रूप में अनुभव में आती है? संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की एकात्मकता के रूप में, या अभिवाज्य वर्तमानता के रूप में हमको अनुभव में आती है। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था का हम व्यवहार करते करते एक समय हम होता है कि जब हम अखंड समाज के रूप में अखंडता को और इनकी सामरस्यता को प्राप्त कर लेते हैं, इनकी एक सूत्रता को प्राप्त कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि अखंडता के बिना प्रभु सत्ता भी सिद्ध नहीं होती है। इसलिए अखंडता में प्रभु सत्ता में अखंडता, इस तरीके से ये एक दूसरे, एक परावर्तित रूप है और एक प्रत्यावर्तित रूप है। इस अर्थ में हमको ये स्पष्ट होती है प्रभु सत्ता और अखंडता।
फिर आगे है सत्यता के प्रति निर्विरोधता एवं निर्भ्रमता ही अखंडता है। तो सत्यता के प्रति, जैसा सत्यता की के बारे में मैंने बताया था, सत्यता का जो अध्ययन है सहस्त्र में, वो वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य के रूप में है। वस्तुगत सत्य यानी रूप गुण स्वभाव धर्म, और वस्तु स्थिति यानी देश काल देशा। तो वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य के रूप में सत्यता का अध्ययन है। जब इसके प्रति यानी रूप गुण स्वभाव धर्म और देश काल दिशा के प्रति निर्विरोधिता और निर्भरता यदि हमारे अंदर स्थापित हो जाती है, वही अखंडता है। निर्भ्रमता के प्रति आश्वस्त करने वाली प्रक्रिया ही सत्ता का प्रत्यक्ष रूप है। तो निर्भ्रमता के प्रति आश्वस्त करने वाली प्रक्रिया यानी निर्भ्रमता सबको सुलभ हो जाए, पीढ़ी से पीढ़ी जो है उसकी निरंतरता बनी रहे, उसका जो प्रत्यक्ष रूप है वही सत्ता है। और जैसा सत्ता के बारे में बताया था कि सत्ता ही सार्वभौम व्यवस्था है, सत्ता ही सार्वभौमता है ना, सत्ता ही प्रभुता, प्रबुद्धता, प्रभु सत्ता और संप्रभुता, इन सबको सम्मिलित रूप में जो है सत्ता शब्द से इंगित किया गया है। तो इसीलिए फिर यहाँ लिखा है सत्ता का तात्पर्य ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, यही प्रबुद्धता, यही प्रभु सत्ता, यही सत्ता और यही सार्वभौम है। फिर आगे इसको और स्पष्ट किया है इन सभी शब्दों को। प्रभुता का मतलब है स्वीकार योग सूत्र व्याख्या। तो एक व्याख्या होती है जिसको हम लोग भाषा में करते हैं ना, हमने कोई भी शब्द है उसके अर्थ को परिभाषा रूप में यदि हम इंगित करते हैं उसको भी व्याख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर व्याख्या का मतलब है कि जब प्रभुता जीने में व्याख्यायित होती है, यानी व्यवहार व्यवसाय में व्याख्यायित होती है, यानी वो हर आयाम में व्याख्यायित होती है, विचार आयाम में, व्यवहार आयाम में और व्यवसाय आयाम में व्याख्यायित होती है, जीने में प्रमाणित होती है ना। तो जीने में प्रमाणित होने के लिए जो स्वीकार करने योग्य जो सूत्र व्याख्या है उनको भी बाबा जी प्रभुता कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं प्रभुता स्वीकार योग सूत्र व्याख्या के साथ और सत्ता, इसको मिला के ही सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं। यदि प्रभुता के साथ सत्ता है, सत्ता यानी प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता, और ये प्रभुता के साथ यानी स्वीकार योग जो सूत्र व्याख्या है उनके साथ जो सत्ता है वही सार्वभौम व्यवस्था है। तो सार्वभौम व्यवस्था तक ही सूत्र व्याख्या है, सार्वभौम व्यवस्था तक ही प्रभुता प्रकाशित है, सार्वभौम व्यवस्था ही प्रभुता की अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन है। इस रूप में भी हम लोग सार्वभौम व्यवस्था को समझ सकते हैं। प्रबुद्धता का परावर्तित रूप प्रभुता है। तो ये जो जिसको हम लोग कह रहे थे कि जो न्याय धर्म सत्य है, जब वो परावर्तित होता है, किस रूप में परावर्तित होता है? विवेक और विज्ञान के रूप में, तब उसको प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता का परावर्तित रूप प्रभुता है। तो यहाँ पर जो ज्ञान विवेक विज्ञान है उसको भी प्रभुता के रूप में, प्रबुद्धता के परावर्तित रूप में स्पष्ट किया है। प्रभुता का परावर्तित रूप सत्ता है और सत्ता का परावर्तित रूप शिक्षा है। तो शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है, क्योंकि शिक्षा के बिना संस्कृति नहीं है, संस्कृति के बिना सभ्यता नहीं, सभ्यता के बिना व्यवस्था नहीं। तो शिक्षा ही सत्ता है। यदि हम इसको सार्वभौम व्यवस्था में यदि शिक्षा की अवस्थिति को देखेंगे तो शिक्षा ही 10 सोपानी व्यवस्था में सत्ता है, क्योंकि शिक्षा ही मानसिकता का निर्माण करती है, मानसिकता आचरण का निर्माण करती है, आचरण जो है वो व्यवस्था में प्रमाणित होता है। तो इसलिए शिक्षा रूपी सत्ता, तो सत्ता का परावर्तित रूप शिक्षा है। शिक्षा का जो परावर्तित रूप है वो प्रणाली, पद्धति और नीति है। तो प्रणाली का मतलब होता है विषय वस्तु सहित पठन, उसको भी प्रणाली कहते हैं। और जो पाठन पद्धति है, पढ़ाने की जो पद्धति है, उसको भी प्रणाली कहते हैं। तो शिक्षा का
परावर्तित रूप किस रूप में है? पठन और पाठन के रूप में, ऐसा भी कह सकते हैं। और जो पद्धति है, पद्धति को विषय वस्तु में परिभाषा के साथ, तो पद्धति को बाबा जी ने ऐसा परिभाषित किया है, लक्ष्य पूर्ति के लिए निश्चित गति प्रणाली। दूसरी एक परिभाषा दी है, गति सहज तरीका, पुष्टि, संरक्षण प्रदाय करना। और तीसरी परिभाषा दी है, मानव परंपरा मौलिक है, इस रूप में भी पद्धति है। चौथी परिभाषा दी है, पदानुसार दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वाह करना। पदानुसार दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वाह करना। तो इसलिए कहा कि शिक्षा का जो परावर्तित रूप है वो प्रणाली है। प्रणाली का मतलब है विषय वस्तु सहित पठन या पाठन पद्धति, है ना, इस रूप में। और पद्धति का अर्थ हुआ लक्ष्य पूर्ति के लिए। तो ये जो भी प्रणाली है वो किस लिए है? लक्ष्य पूर्ति। लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्त्र। या दूसरे अर्थ में कहें तो सार्वभौम व्यवस्था के लिए पीढ़ियों को तैयार करना, है ना, मानसिकता को तैयार करना, आचरण को तैयार करना, है ना, उसके रूप में पद्धति। और फिर नीति भी एक शब्द आया है। तो शिक्षा का परावर्तित रूप नीति है। नीति का अर्थ होता है नियति विधि पूर्वक जो गतिविधियां हैं। अभी जैसे हम लोग नीति के रूप में वर्तमान व्यवस्थाओं में यदि हम देखते हैं तो हमको नीति नहीं दिखती, क्योंकि नियति विधि पूर्वक गतिविधियां नहीं है। जैसे हम ऊर्जा को जिस विधि से हम लोग पैदा कर रहे हैं वो नियति विरोधी है। नियति विरोधी है, मानव विरोधी है ना, और जागृति विरोधी है। इस रूप में हम लोग अभी के कार्यक्रमों को देखते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षा का परावर्तित रूप प्रणाली, पद्धति एवं नीति है। प्रणाली, पद्धति, नीति का जो परावर्तित रूप है वही चारों आयाम और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता है। यानी शिक्षा रूपी जो सत्ता है वो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति और शिक्षा नीति पूर्वक चारों आयाम की एक सूत्रता, 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता के रूप में परावर्तित होती है। और चारों आयाम और 5 स्थितियों की एक सूत्रता ही प्रभु सत्ता है। इस तरीके से हम लोग प्रभुता से प्रभु सत्ता तक को समझ सकते हैं। तो पहले प्रभुता से बात शुरू की, फिर प्रबुद्धता में आए, फिर सत्ता को स्पर्श किया। सत्ता का जो परावर्तित रूप है वो शिक्षा है, और शिक्षा जो है शिक्षा प्रणाली, पद्धति, नीति के रूप में है। शिक्षा प्रणाली, पद्धति, नीति पूर्वक मानव चारों आयाम और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता को पाता है, और यही जो एक सूत्रता है इसी को प्रभु सत्ता कहते हैं। फिर आगे बात आई है कि नियम, न्याय, धर्म और सत्य देश कालातीत है, अतः सार्वभौमिक है। इसलिए क्योंकि नियम, न्याय, धर्म, सत्य जो है वो देश और काल से की सीमा में नहीं है, इसको देश कालातीत बोलते हैं। अतः सार्वभौमिक है, यानी उनकी व्यापकता सिद्ध होती है। अब इसको स्पष्ट किया है एक सूत्र में। तो सार्वभौमिक जो सत्ता है ना, सत्ता ही अप्रतिमता के रूप में सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिकता ही अप्रतिमता है, अप्रतिमता ही मध्यस्थता है। तो मध्यस्थता का मतलब है कि मध्यस्थ बल है, मध्यस्थ क्रिया है, मध्यस्थ शक्ति है, उनको सम्मिलित रूप से कहें तो मध्यस्थता है। दूसरे अर्थों में कहें कि व्यापक वस्तु में आत्मा जब सह अस्तित्व में रहती है तो उसमें जो व्यापक वस्तु का जो आत्मा में पहचान है उसको भी मध्यस्थता करें।
तो मध्यस्थता जीवन में अनुभव और ज्ञान के रूप में पहचानने में आती है। मध्यस्थता ही प्रबुद्धता है। तो ये जो अनुभव में जो ज्ञान का प्रकटन होता है, यह बुद्धि में वास्तविकता, यथार्थता और सत्यता को स्पष्ट करता है। यही इसी को सम्मिलित रूप से ज्ञान विवेक विज्ञान भी कह रहे हैं। यही ज्ञान रूपी जो प्रबुद्धता है वह विवेक और विज्ञान के रूप में प्रमाणित होती है, यानी व्यवहार और व्यवसाय आयाम में जो है वो प्रमाणित होती है, या मानव के क्रियाकलाप में प्रमाणित होती है ना। इस रूप में प्रबुद्धता ही विज्ञान व विवेक है। और विज्ञान और विवेक जब अपना पूरा काम कर लेता है, इसको हम लोग कह रहे हैं कि विवेक सम्मत विज्ञान की स्थापना हो जाती है, यानी व्यवहार आयाम जो है वो पूर्ण हो जाता है। व्यवहार आयाम में परिवार से लेकर विश्व परिवार तक संबंधों की निरंतरता हो जाती है, और विज्ञान आयाम पूर्वक मानव जो है समृद्धि की निरंतरता को स्थापित कर ले, उसको संप्रभुता कहें। संप्रभुता ही अखंडता है। अखंडता के बारे में पहले भी बताया, अखंडता ही समाधान समृद्धि है। तो यहाँ समाधान समृद्धि का मतलब समाधान समृद्धि की निरंतरता के रूप में है ना। तो समाधान समृद्धि ही सह अस्तित्व है, और सह अस्तित्व ही जीवन, जीवन ही नियम न्याय धर्म सत्य है। तो इस रूप में नियम न्याय धर्म सत्य और उसका परावर्तित रूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो है वो स्पष्ट होती है। इसी को बाबा जी ने एक तालिका में स्पष्ट किया है। तो मानव जीवन कार्यक्रम में विधि नीति व्यवस्था का समाहित रहना प्रसिद्ध है। तो नीचे लिखा है प्रभुता, और प्रभुता के सामने लिखा है विधि विधानाभ्यास बराबर सत्ता, यानी प्रभुता को ही सत्ता के रूप में लिखा है। यानी वो सत्ता के रूप में कब हो गई, जब विधि विधानाभ्यास सहित है। तो विधि पूर्वक नीति ही व्यवस्था है, ऐसा इसमें स्पष्ट होता है। तो प्रभुता क्या है, तो प्रभुता सत्य है, धर्म है, न्याय है, नियम है। तो सत्य, धर्म, न्याय और नियम यदि ये विधि सम्मत है, यदि ये विधि के रूप में मानव के अभ्यास में आते हैं, यानी सत्य चिंतनाभ्यास में आता है, धर्म जो है शास्त्राभ्यास या विचाराभ्यास के रूप में आता है, न्याय जो है वो विधि पूर्वक व्यवहाराभ्यास में आता है, और नियम जो है विधि पूर्वक कर्माभ्यास में आता है ना। तो विधि का अर्थ क्या होता है, आचरण, कार्य, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी, है ना। तो जो भी अभ्यास है वो आचरण के रूप में है, कार्य के रूप में है, व्यवहार के रूप में है, और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में। इनको सम्मिलित रूप से ही हम अभ्यास करें। तो अभ्यास में कार्य, व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी का अभ्यास होता है, जो विधि पूर्वक होता है ना। और आचरण ही विधि है, इस रूप में विधि की स्पष्टता है। और नीति के बारे में जैसा पहले भी बताया था कि नीति का मतलब है नियति विधि पूर्वक गतिविधि। तो न्याय धर्म सत्य, सत्य धर्म न्याय और नियम की जो विधि, सत्य विधि जिसको कहें, तो सत्य विधि पूर्वक नीति, धर्म विधि पूर्वक नीति, न्याय विधि पूर्वक नीति, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नियम विधि पूर्वक नीति, तो नियम विधि पूर्वक जो नीति है उसी को हम लोग अर्थ नीति कह रहे हैं। न्याय विधि पूर्वक जो व्यवहाराभ्यास है उसके रूप में जो नीति है उसी को सुरक्षात्मक नीति भी करें। धर्म विधि पूर्वक जो नीति है उसी को सदुपयोगात्मक नीति भी करें, और सत्य विधि पूर्वक जो नीति है उसी को अनुभव करें, है ना। इस रूप में भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें तो जो व्यवस्था है वो धर्म व्यवस्था, सार्वभौम समाधान, जो सार्वभौम समाधान के रूप में जो है धर्म नीति पूर्ण व्यवस्था है।
न्याय की निरंतरता के रूप में न्याय नीति पूर्वक व्यवस्था है, और नियम नीति पूर्वक जो व्यवस्था है जिसको हम लोग व्यवसाय आयाम में व्यवस्था कह रहे हैं, जिस व्यवस्था में जो पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है उसमें एक सूत्रता, सामरस्यता, अविभाज्यता स्थापित हो जाती है, उसको कह रहे हैं नीति, नियम नीति पूर्वक जो है व्यवस्था। इस तरीके से हम प्रभुता को सत्य धर्म न्याय और नियम के रूप में, सत्य धर्म न्याय जो है विधि और अभ्यास पूर्वक नीति में, और नीति जो है वो व्यवस्था में इस रूप में समाई रहती है, ऐसा बाबा जी लिखा है। तो मानव जीवन के कार्यक्रम में जो प्रभुता है वो विधि, नीति और व्यवस्था का समाहित रहना प्रसिद्ध है। इस रूप में ये विधि नीति जो है स्पष्ट की गई। फिर आगे लिखा है विधि विहित नीति वह व्यवस्था ही चारों आयामों एवं 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता को स्थापित करती है। जो ऊपर की तालिका में कहा कि यदि विधि, नीति और व्यवस्था है ना, इसकी एक सूत्रता को, इसके अनुक्रम को, इसकी कड़ियों को, है ना, इसके अनुक्रम को यदि हम समझ जाते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, है ना, तो अभ्यास पूर्वक हम चारों आयाम और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता को स्थापित कर सकते हैं, या स्थापित करती है। यदि हम व्यक्ति के रूप में नहीं देखें तो विधि स्वयं ही यह करती है। तो विधि सम्मत नीति और व्यवस्था, यदि विधि सम्मत नीति व्यवस्था है तो स्वाभाविक रूप से मानव परंपरा में चारों आयाम और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता स्थापित हो जाती है। तो विधि विहित नीति व व्यवस्था कहाँ पहचानने में आएगी? तो परिवार से लेकर विश्व परिवार तक। तो यदि विधि विहित नीति व व्यवस्था है, यदि परिवार से लेकर विश्व परिवार तक यदि इस व्यवस्था को हम पहचानते हैं तो उसमें चारों आयाम और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता को हम स्थापित होता हुआ देख सकते हैं। फिर लिखा है कि यही जागृत जीवन का प्रत्यक्ष रूप एवं कार्यक्रम है। तो जागृत जीवन का जो प्रत्यक्ष रूप जो है वो चारों आयामों और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता है। यही अभ्यास का फलन है ना। अभ्यास एक साधना है, हम जो भी कर रहे हैं वो उपासना है ना। तो उपासना बोलिए आप, साधना कहिए, अभ्यास कहिए, उसका जो फलन है वो एक सूत्रता को प्राप्त कर लेना है। यही जागृत मानव परंपरा का अभ्यास एवं अभ्यास का वैभव है ना। फिर इसके बाद आगे अगली बात ये लिखी है, अगला सूत्र है, जागृति क्रम और जागृति परंपरा में अनिवार्य क्रिया, प्रक्रिया, स्थिति और स्थितिशीलता व गति ही सार्वभौमता है। इसको फिर आगे स्पष्ट किया है, जैसे मानव के लिए मानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप। तो यदि हम जागृति क्रम और जागृत परंपरा में अनिवार्य रूप से क्रिया, प्रक्रिया, स्थिति एवं स्थितिशीलता व गति ही सार्वभौमिकता है, इस रूप में हम संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप को समझ सकते हैं। सार्वभौमिकता ही निर्विवाद एवं समाधान है। समाधान का मतलब ही होता है सार्वभौमिकता की पहचान होना। तो सार्वभौमिकता की पहचान कहाँ होगी? तो क्रिया में ही होगी। सार्वभौमिकता की पहचान कहाँ होगी? तो वो व्यवहार में ही होगी। सार्वभौमिकता की पहचान कहाँ होगी? तो व्यवसाय आयाम में ही होगी। तो विचार, व्यवहार और व्यवसाय आयाम में सार्वभौमिकता को पहचानना, निर्विवादता को पहचानना, है ना। तो सार्वभौमता ही निर्विवाद एवं समाधान है, ऐसा स्पष्ट किया। तो समाधान तक कब पहुंचते हैं? जब हम स्थिति गति के रूप में सह अस्तित्व में क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सह अस्तित्व में भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया का अध्ययन करने से हमको सार्वभौमता स्पष्ट होती है, यानी पूर्णता के अर्थ में क्रिया का लक्ष्य, दिशा और क्रियाकलाप वो स्पष्ट होता है, उसी को सार्वभौमिकता कहते हैं। ज्ञानावस्था की इकाई में निर्विवाद की आशा आकांक्षा है,
तो ज्ञानावस्था का जो इकाई है वो भ्रम से मुक्ति चाहता है, वो विवादों से मुक्ति चाहता है, तो निर्विवाद की आशा आकांक्षा जो है उसमें पाई जाती है। इसीलिए मानव जो है समझने के लिए प्रयास करता रहता है, और समझने के प्रयास के रूप में मानव परंपरा में शिक्षा परंपरा भी देखने को मिलती है ना। साथ ही उसमें पूर्णता के लिए प्रयास भी साम्यतः पाया जाता है। तो ऐसा कोई भी मानव नहीं है जो समझना नहीं चाहता, जो निर्भ्रम नहीं होना चाहता है। इसकी अपर्याप्तता ही है जो प्रभु सत्ता में से के लिए विविधता है, यानी जो निर्विवादिता की या ना समझी की है ना, जो अपर्याप्तता है वही मानव में विविधता का कारण है। और यही विविधता ही द्रोह विद्रोह आतंक और युद्ध, यानी यदि हमको सार्वभौमिकता की पहचान नहीं होती है तो हमारा जो विचार है वो सीमा में रहता है। जैसे रुचिमूलक जो दृष्टियाँ हैं जिनको हम लोग प्रिय दृष्टि कह रहे हैं या हित दृष्टि कह रहे हैं या लाभ दृष्टि कह रहे हैं, तो ये जो प्रिय हित लाभात्मक जो दृष्टियाँ हैं ये सीमांतक दृष्टि, इनमें सार्वभौमिकता नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे मेरा प्रिय कुछ लोगों का प्रिय हो सकता है, मेरा हित कुछ लोगों का हित हो सकता है, मेरा लाभ कुछ लोगों का लाभ हो सकता है। आजकल जिसको विन विन स्थिति कहते हैं ना, विन विन, यानी मेरा भी लाभ आपका भी लाभ, ऐसा हो। लेकिन वो सार्वभौमिक नहीं है, मेरा लाभ सबका लाभ हो जाए, मेरा हित सबका हित हो जाए, मेरा प्रिय सबका प्रिय हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए विवाद की स्थिति बनी रहती है, इसीलिए भ्रम की स्थिति बनी रहती है, इसीलिए उसमें सार्वभौमता स्पष्ट नहीं होती है, इसीलिए वैविध्यताएं होती हैं। और इन्हीं वैविध्यताओं के कारण से ये जो प्रिय हित लाभात्मक दृष्टि है वो द्रोह विद्रोह आतंक और युद्ध जैसी अवांछनीय घटनाओं और परिस्थितियों को पैदा करती है ना। इसीलिए लिखा है कि ये वैविध्यताएं ही द्रोह विद्रोह आतंक युद्ध है, जबकि ऐसा मानव की वांछित घटना स्थिति या परिस्थिति नहीं है। जबकि नियम न्याय धर्म सत्य पूर्वक हम सार्वभौमिकता को पाते हैं। इसीलिए बाबा जी ने कहा है कि न्याय धर्म सत्य दृष्टि से ही सार्वभौमिक है। सार्वभौमिकता की पहचान ही समाधान है। और जो प्रिय हित लाभात्मक दृष्टि है उसमें सार्वभौमिकता, वो सार्वभौम नहीं है, उनमें सार्वभौमिकता का पहचान नहीं, इसलिए वही समस्या है और वही द्रोह विद्रोह आतंक और युद्ध का कारण है। वही मानव जाति में वैविध्यता भी है ना। तो वैविध्यता के आधार पे यानी प्रिय हित लाभात्मक दृष्टि के आधार पे यदि हम नीति विधि और व्यवस्था को बनाने का प्रयास करेंगे तो वो अवसरवादी विधि, अवसरवादी नीति, अवसरवादी व्यवस्था के रूप में स्पष्ट होगी। और अवसरवादी विधि नीति और व्यवस्था में अंतर विरोध बना रहता है और यही अंतर विरोध जो है मानव में संघर्ष का कारण है। फिर आगे लिखा है समृद्धि समाधान सहअस्तित्व और अभयता ही मानव कुल की सार्वभौमिक आकांक्षा है। तो जो न्याय धर्म सत्य के रूप में जो दृष्टि है उससे उसमें जो अंतर्निहित सार्वभौमिक आकांक्षाएं हैं वो समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के रूप में तब तक नहीं है जब तक अभयता को प्रदान करने समर्थ ना हो जाए। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो प्रभुता भी है, जिसको हम लोग ज्ञान विवेक विज्ञान भी कह रहे हैं, जिसको हम सत्य कहते हैं, उसकी भी प्रतिष्ठा तब तक उसकी परिपूर्ण नहीं है, यानी वो तब तक उसकी प्रतिष्ठा प्रभुता की प्रतिष्ठा तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक अभयता को प्रदान करने में वो समर्थ हो जाए। अभयता को प्रदान करने में समर्थ कब होगी? जब परिवार से लेकर विश्व परिवार तक न्याय की निरंतरता स्थापित हो जाएगी। तो जब परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में न्याय की निरंतरता स्थापित हो जाए तभी अभयता के रूप में प्रभुता की प्रतिष्ठा होती है, उससे पहले प्रभुता की प्रतिष्ठा नहीं है। फिर आगे लिखा है प्रभुता ही अभयता है यदि हम ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक जीते हैं, यानी हम न्याय धर्म सत्य के साथ जीते हैं। उस स्थिति में मानव में क्रम से अभयता प्रमाणित होती है। अभयता ही क्रम है,
क्रम ही जागृति है, जागृति ही अनिवार्यता है, अनिवार्यता ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही जीवन सफलता है, और जीवन सफलता ही प्रभु सत्ता है। इस रूप में प्रभुता जो है प्रभु सत्ता के रूप में प्रमाणित होती है। मानवीयता से ही प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा एवं उसकी अक्षुण्णता है। तो प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा कब होगी? जब मानवीयता स्थापित हो जाएगी। मानवीयता स्थापित हुए बिना प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा नहीं है और उसकी अक्षुण्णता भी नहीं। अक्षुण्णता का मतलब है उसकी निरंतरता का बना रहना, यानी प्रतिष्ठा की निरंतरता का बना रहना, उस रूप में अक्षुण्णता है। सत्ता का तात्पर्य जागृति सहित परंपरा से है। यानी हम यदि सत्ता को समझें, जैसे यदि हम इसको व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में देख रहे थे तो बाबा ने कहा शिक्षा ही सत्ता है, क्योंकि शिक्षा पूर्वक ही सार्वभौम व्यवस्था जो है वो प्रमाणित होती है। शिक्षा ही मानसिकता का निर्माण करती है। इसीलिए सत्ता का तात्पर्य जागृति सहज परंपरा से है। तो जागृति सहज परंपरा में सत्ता का बना रहना, यानी समझदारी का बना रहना, यानी समाधान का बना रहना, निर्विवादिता का बना रहना, है ना। उस रूप में जागृति सहज परंपरा ही सत्ता है, जो सार्वभौम व्यवस्था के रूप में होता है। अमानवीयता में सत्ता का प्रयोग प्रभुता विहीन है, क्योंकि अमानवीयता में जो सत्ता का प्रयोग है वो मनमानी तरीके से, या वो प्रिय हित लाभात्मक दृष्टि से संपन्न है, या वो अवसरवादी नीतियों से विधि से जुड़ा हुआ है ना। उस अर्थ में यहाँ कह रहे हैं कि अमानवीयता में जो सत्ता है, अमानवीयता में सत्ता क्या है? शासन ही सत्ता है। शासन में सत्ता क्या है? भय ही सत्ता है, प्रलोभन ही सत्ता है। तो अमानवीयता में जो सत्ता है वो भय प्रलोभन के आधार पर है ना, उस रूप में उसका प्रयोग है। तो इसलिए यदि हम उसको समझने जाएंगे तो उसमें प्रभुता नहीं है, यानी उसमें न्याय नहीं है, धर्म नहीं है, सत्य नहीं है। उसमें ज्ञान और विवेक विज्ञान होते हुए भी ज्ञान जो है विवेक विज्ञान के रूप में प्रमाणित नहीं है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि विज्ञान जो है वो विवेक शून्य है। तो इस रूप में अमानवीयता में सत्ता का प्रयोग प्रभुता विहीन होता है। मानवीयता की सीमा में ही प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा है और उसकी अक्षुण्णता है, और अति मानवीयता की सीमा में सत्ता के प्रयोग से प्रभुता का नहीं, अमानवीयता की सीमा में सत्ता के प्रयोग से प्रभुता का वैभव प्रकट नहीं है। तो ये जो प्रभु सत्ता का जो वैभव है, या जिसको अपन प्रभुता का वैभव भी कह सकते हैं, तो प्रभुता का, प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा और जो वैभव है वो मानवीयता में ही है ना। ये स्पष्ट होता है। यदि ये स्पष्ट होता है तो इसी के तुलना में अमानवीयता की सीमा में सत्ता के प्रयोग से प्रभुता का वैभव प्रकट नहीं है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। हम लोगों को जब हम दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें पहले हमको तुलना विधि से स्पष्ट होती है। तो ये जो तुलन और विश्लेषण विधि से हमको स्पष्ट होती है। जैसे इसी को सापेक्ष भी कहते हैं। जो तुलना होती है वो सापेक्षता में होती है ना। तो जैसे अन्याय और न्याय, तो अन्याय की सापेक्षता में न्याय स्पष्ट होता है, जिसको हम तुलनात्मक विधि से कहते हैं। तो तुलनात्मक विधि से जो भी कुछ हमको समझ में आता है उसको सापेक्ष कहते हैं। और इसके बाद जब न्याय जो है वो वस्तु रूप में स्पष्ट होता है तब वो निरपेक्ष हो जाता है, इसको हम लोग निरपेक्ष कहते हैं। इसीलिए बाबा जी ने इस सब को समझाते हुए इसको हम लोग मानवीय, अमानवीय और अति मानवीय आचरण कह रहे हैं, उसमें उन्होंने तुलनात्मक रूप से चीज़ों को रखा है ताकि वो संप्रेषित हो सके, हमारी कल्पना क्षेत्र में जो है वो स्थापित हो सके। इसलिए बाबा ने तुलनात्मक दृष्टि से बात की है। तो इसीलिए मानवीयता की सीमा में प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा है। अच्छा, ये जो मानवीयता है ये भी तभी स्पष्ट होती है जब कोई एक व्यक्ति मानव के रूप में अपने को पहचान पाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने को मानव के रूप में पहचान नहीं पाता है, उस स्थिति में अमानवीयता उसको पता ही नहीं चलती।
तो अमानवीयता को ही विधि माने रहता है। जैसे अभी हम लोग अमानवीयता को ही विधि माने, हमको लगता है यदि भय से डंडे से काम नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे तो करेंगे क्या, तो कैसे नियंत्रित करेंगे। तो अमानवीयता ही जो विधि के रूप में है ना प्रतिष्ठित रहती है। तो पता ही नहीं रहता है, क्योंकि मानवीयता जब किसी के अंदर से प्रकाशित होती है, जिसको हम लोग मानवीय स्वभाव, मानवीय आचरण, मानवीय दृष्टि कह रहे हैं, तभी अमानवीयता का पता लगता है। तो इसलिए मानव जाति में अभी यदि हम विधि, नीति और व्यवस्थाओं को यदि विश्लेषित करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि अमानवीयता को ही विधि के रूप में अपनाया हुआ है। इसीलिए गलती को गलती से, अपराध को अपराध से और युद्ध को युद्ध से, हिंसा को हिंसा से रोकने की विधि है, उसी को हम लोग शासन कह रहे हैं। तो इसलिए दूसरे सरल शब्दों में कहें तो भय और प्रलोभन पूर्वक जो है मानव जाति को नियंत्रित करने का प्रयास है, जिसमें वो नियंत्रित होता नहीं है, नियंत्रित जैसा लगता है। और इसीलिए जो नियंत्रित होता नहीं है, नियंत्रित जैसा लगता है या नियंत्रित रहता नहीं है, नियंत्रित रहने जैसा लगता है ना। तो उस स्थिति में क्या होता है, उसमें अंतर्विरोध होता है, और यही अंतर्विरोध जो है द्रोह विद्रोह के रूप में फूटता रहता है ना। इसीलिए यदि हम मानव जाति के इतिहास को समीक्षा करते हैं तो हमको पता लगता है कि मानव जाति के इतिहास में द्रोह विद्रोह की निरंतरता ही देखने को मिलती है। द्रोह विद्रोह, विरोध, हिंसा, युद्ध, इसी रूप में मानव का इतिहास है। क्यों है? क्योंकि मानव के पास विधि ही वही है ना। और उस विधि के मूल में भी यदि जाते हैं तो वर्ग भावना है। वर्ग भावना के बिना, क्योंकि वर्ग भावना की सीमा में ही ये जो सीमांतक विधियां हैं वो कार्यरत रहती हैं। यदि हम सोचें कि पूरी मानव जाति को हम भय प्रलोभन विधि से नियंत्रित करें, वो नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है कि एक सीमा के अंदर, जिसको हम लोग अपराध बोलते हैं, वही सीमा सुरक्षा के अर्थ में अपराध नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम किसी देश की सीमा में हत्या करना अपराध मानते हैं, लेकिन यदि दो देशों की सीमा में यदि सीमा सुरक्षा के अर्थ में कोई हत्या करता है, वो अपराध नहीं है। तो इसीलिए जो है, जिसको हम कहते हैं कि वो अंतर्विरोध रहता है। तो इसलिए वो सार्वभौमिक रूप में ये विधियां कार्यरत नहीं हो पाती, प्रभावशील नहीं हो पाती, सफल नहीं हो पाती, असफल होती हैं। तो इसलिए अमानवीयता की सीमा में जो सत्ता का प्रयोग है, उसमें प्रभुता का वैभव प्रकट नहीं होता है। इसी कारणवश यह मानवीयता की शरण के लिए बाध्य है। अति मानवीयता की सीमा में ही प्रबुद्धता की परिपूर्णतावश सत्ता स्वतंत्रता में समाहित है। फलतः प्रभु सत्ता अक्षुण्ण होती है। इसके बाद लिखा है, वर्ग विहीन अखंड समाज ही प्रबुद्धता का प्रमाण या प्रत्यक्ष रूप है। इस तरीके से वर्ग विहीन, अभी हम लोग सब वर्ग में हैं, सभी धर्म, जाति, नस्ल, वर्ण, पंथ, है ना, जाति, राष्ट्र, भाषा, इन सब वर्गों में बटे हुए हैं। विचार में भी बटे हुए, विचार के भी वर्ग हैं। तो ये जो वर्ग विहीन अखंड समाज, तो यदि वर्ग विहीन अखंड समाज है, तभी उसमें प्रबुद्धता का प्रमाण है या प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है। प्रभु सत्ता ही अभ्युदय है, यही शिक्षा का आद्यांत लक्ष्य है। तो प्रभु सत्ता ही अभ्युदय है, यही शिक्षा का आद्यांत लक्ष्य है। यानी शिक्षा का जो आद्यांत लक्ष्य है, उसको प्रभु सत्ता को प्रमाणित करना या प्रभु सत्ता को स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, इस रूप में शिक्षा का लक्ष्य जो है स्पष्ट होता है। फिर आगे लिखा है, मनुष्य ही कारण, सूक्ष्म और स्थूल तथ्यों का अध्ययन करता है। तो मानव जो है कारण, स्थूल और सूक्ष्म तथ्यों का अध्ययन होता है। कारण तथ्य कहाँ पहचानने में आते हैं? अनुभव में। सूक्ष्म तथ्य कहाँ पहचानने में आते हैं? तो व्यवहार में और विचार में। स्थूल तथ्य कहाँ पहचानने में आते हैं? तो उत्पादन में आते हैं। तो अनुभव के लिए कारण, विचार के लिए सूक्ष्म, व्यवहार के लिए स्थूल सूक्ष्म तथा कारण के लिए स्थूल तथ्यों का अध्ययन है जो प्रत्यक्ष है। तो जो चार आयाम है, उन चार आयामों में यदि देखें तो अनुभव के आयाम में कारण, विचार के आयाम में सूक्ष्म
और व्यवहार के आयाम में स्थूल, सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म भी और स्थूल भी, क्योंकि व्यवहार में वस्तु का आदान प्रदान भी है, सेवा का आदान प्रदान भी है इस रूप में, और मूल्यों का आदान प्रदान भी है। मूल्यों के आदान प्रदान के रूप में सूक्ष्म और वस्तु और सेवा के आदान प्रदान में स्थूल। तो इस तरीके से स्थूल तथ्यों को और सूक्ष्म तथ्यों को सम्मिलित रूप से व्यवहार में हम अध्ययन करते हैं, और उत्पादन में स्थूल तथ्यों का अध्ययन करते हैं, है ना, जो प्रत्यक्ष है। फिर आगे है अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण। अध्ययन से क्या होता है? वैचारिक नियंत्रण होता है। अध्ययन कैसा है? तो स्वयं में से के लिए अध्ययन है, स्वयं में से के लिए अध्ययन। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा मानव में से के लिए है, क्योंकि शिक्षा, अध्ययन, शिक्षा और प्रशिक्षण, ये तीन चीजें हैं। तो जब हम स्वयं में से के लिए सह अस्तित्व को समझ जाते हैं, वो अध्ययन है। अध्ययन का मतलब है स्थिति गति, स्वयं में से के लिए स्थिति गति का स्पष्ट हो जाना है, यानी सह अस्तित्व का स्पष्ट हो जाना, सह अस्तित्व का साक्षात्कार हो जाना, सह अस्तित्व का बोध हो जाना, है ना। तो अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण है, क्योंकि अध्ययन पूर्वक हम समाधान को प्राप्त करते हैं। समाधान जो है वो स्थिति गति दर्शन ही है। स्थिति गति दर्शन के रूप में ही अध्ययन होता है। तो अध्ययन जो है उसमें निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण विधि होती है ना। तो निरीक्षण का मतलब ही होता है स्थिति गति दर्शन के रूप में निरीक्षण होता है। निरीक्षण पूर्वक हम लोग समाधान को प्राप्त करते हैं। समाधान से वैचारिक नियंत्रण है। यदि समाधान नहीं होता है तो वैचारिक अनियंत्रण रहता है। तो जब तक मानव में समाधान प्रकाशित नहीं होता है विचार आयाम में, तब तक मानव का जो विचार आयाम है वो अनियंत्रित रहता है। अभी जैसे भ्रमित जीवन में हम लोग देखते हैं, तो भ्रमित जीवन में वैचारिक अनियंत्रण के रूप में श्रम, बौद्धिक श्रम, है ना, बौद्धिक श्रम के रूप में जिसको हम कह रहे हैं थकान, फ्रस्ट्रेशन, है ना, इस तरीके से हमको चीजें दिख सकती। वैचारिक समाधान पूर्वक ही जो है, जो वैचारिक नियंत्रण के रूप में जो वैचारिक समाधान है, वैचारिक समाधान ही विश्राम है। विचार क्रिया जो है समाधान में जाके विश्रामस्थ हो जाती है, क्योंकि समाधान से अधिक विचार नहीं है, इसलिए विचार क्रिया जो समाधानित हो जाती है, विश्राम हो पाती है। तो अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण और शिक्षा से व्यवहारिक नियंत्रण। तो शिक्षा के बारे में ये कहा गया कि मानव में से के लिए शिक्षा है। मानव में से के लिए शिक्षा का मतलब है मानव, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में जो भी व्यवहार करता है उसके रूप में शिक्षा है। तो शिक्षा की परिभाषा है ना, शिष्टता पूर्ण जो दृष्टि का जो उदय है उसको शिक्षा कहते हैं। तो शिष्टता पूर्ण दृष्टि का जो उदय है उसकी आवश्यकता कहाँ है? तो संबंधों में है, व्यवहार आयाम में है। तो इसलिए जो विचार और अनुभव का आयाम है उसमें अध्ययन होता है। जो व्यवहार का आयाम है यानी शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का जो उदय होता है वो व्यवहार आयाम में होता है, उसी को शिक्षा कहते हैं। और जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण का मतलब है उत्पादन आयाम, क्योंकि हम जो भी इसी को हम लोग दूसरी भाषा में कह रहे हैं तो अध्ययन आयाम पूर्वक समझना समझाना होता है। शिक्षा पूर्वक यानी व्यवहारिक आयाम में सीखना सिखाना होता है, और उत्पादन आयाम में करना कराना होता है ना। तो अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण, शिक्षा से व्यवहारिक नियंत्रण, व्यवहारिक नियंत्रण जो है शिष्टतापूर्ण दृष्टियों के उदय पूर्वक, और प्रशिक्षण में प्रक्रिया विधि को, प्राकृतिक नियम प्रक्रिया विधि प्रणाली को समझना, उससे उत्पादन में नियंत्रण प्रसिद्ध है। तो मैंने कहा इसी को यदि हम समझने जाएं तो अध्ययन जो है, अध्ययन का जो क्षेत्र है वो समझने समझाने का क्षेत्र है। शिक्षा का क्षेत्र जो है वो सीखने सिखाने का और प्रशिक्षण करने कराने से। इनमें भी आपस में सामरस्यता होती है, क्योंकि शिक्षा अध्ययन के बिना नहीं होता है, और प्रशिक्षण यदि व्यवस्था के अर्थ में यदि हम प्रशिक्षण को समझते हैं तो उसमें अध्ययन और शिक्षा शामिल है। क्योंकि
अल्टीमेटली जो प्रशिक्षण यानी उत्पादन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो सामाजिकता का निर्वाह करना है। तो इसलिए सामाजिकता के निर्वाह में शिष्टतापूर्ण दृष्टियाँ शामिल रहती है। सामाजिकता के निर्वाह में अध्ययन शामिल रहता है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तथ्यों के अध्ययन के रूप में रहता है। वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है। इसमें भी वो कह रहे हैं कि प्रधान उपलब्धि वैचारिक नियंत्रण है, क्योंकि वैचारिक नियंत्रण पूर्वक समाधान है, समाधान पूर्वक न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है। समाधान से पहले न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता नहीं है, क्योंकि हम स्थिरता को, मानवीय आचरण की स्थिरता को, मानवीय संबंध की स्थिरता को, मानवीय मूल्यों की स्थिरता को समाधान से पहले पहचान ही नहीं सकते। तो जब हम पहचान नहीं पाएंगे तो जिएंगे कैसे? इसलिए वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है। यही वैचारिक परिमार्जन, संस्कार एवं गुणात्मक परिवर्तन है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो वैचारिक नियंत्रण के रूप में जो प्रधान उपलब्धि है, यही वैचारिक विचारों का परिमार्जन है, यही संस्कार है, यही गुणात्मक परिवर्तन है जीवन में। इनको हम कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन, परिवर्तन। इस रूप में भी हम, तो मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन और परिवर्तन में जो मूल जो चीज़ है वो समाधान है। समाधान ही वैचारिक नियंत्रण है। वैचारिक नियंत्रण अध्ययन पूर्वक प्राप्त होता है। अध्ययन और अभ्यास भी अध्ययन ही है। तो इसलिए अभ्यास और अध्ययन पूर्वक, तो जो वैचारिक नियंत्रण के लिए क्या अभ्यास है, तो उसके लिए शास्त्राभ्यास है और चिंतनाभ्यास है। तो शास्त्राभ्यास और चिंतनाभ्यास पूर्वक वैचारिक नियंत्रण को पाया जाता है। व्यवहारिक नियंत्रण के लिए क्या अभ्यास है, तो व्यवहारिक नियंत्रण के लिए व्यवहाराभ्यास है। उत्पादन नियंत्रण के लिए कर्माभ्यास है ना। तो कर्माभ्यास ही प्रशिक्षण है, व्यवहाराभ्यास ही शिक्षा है, और चिंतनाभ्यास और विचाराभ्यास ही अध्ययन है। तो इस तरीके से भी हम अभ्यास, अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण के रूप में अभ्यास को और उसके अंतर संबंध को या उनकी एक सूत्रता को हम समझ सकते हैं। और फिर उसमें भी वो कह रहे हैं कि वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है, क्योंकि समाधान के पूर्व न्यायपूर्ण व्यवहार में जीना संभव नहीं है। समाधान के बाद ही न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता या न्यायपूर्ण व्यवहार में जीना सफल होता है। और क्यों सफल होता है? क्योंकि समाधान पूर्वक ही मानव संबंधों की स्थिरता को पहचानता है। समाधान पूर्वक ही मानव मानवीयतापूर्ण आचरण की स्थिरता को पहचानता है। समाधान पूर्वक ही मानव व्यवहार निर्वाह करने के लिए जो कर्तव्य दायित्व हैं उनको पहचान पाता है, कर्तव्य दायित्व की निरंतरता को पहचान पाता है। इसीलिए वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है। यही वैचारिक परिमार्जन, संस्कार एवं गुणात्मक परिवर्तन है। व्यवहार व उत्पादन के लिए विचार ही आधार है, यहाँ तक कि उत्पादन के लिए भी है ना। व्यवहार और उत्पादन के लिए विचार ही आधार है। विचार ही सामाजिक एवं असामाजिक है। यदि अनियंत्रित है तो असामाजिक है, यदि नियंत्रित है तो सामाजिक है। अनियंत्रित कब होता है? जब विचार जो है प्रिय हित लाभात्मक दृष्टियों से प्रभावित रहता है। दूसरे अर्थों में कहें कि पूर्वानुक्रम से जो प्रभावित वैचारिक आयाम है वही अनियंत्रित है, वही असामाजिक है ना। परानुक्रम से जो नियंत्रित आशा विचार इच्छा है, परानुक्रम से संयमित जो आशा विचार इच्छा है, उसी में वैचारिक नियंत्रण को पाया जाता है, जो न्याय धर्म सत्य सार्वभौमिक दृष्टि पूर्वक ही होता है। उसी से सामाजिकता जो है वो परावर्तित होती है, जिसको हम कह रहे हैं कि वैचारिक नियंत्रण के रूप में समाधान ही परावर्तित रूप में मानव संबंध में सामाजिकता को अभिव्यक्त करता है, सामाजिकता को संप्रेषित करता है, सामाजिकता का प्रकाशन करता है। अन्यथा असामाजिकता है।
अध्ययन की चरितार्थता ही स्वयं में से के लिए स्पष्ट होना है ना। स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए। तो स्वयं में से के लिए का मतलब क्या है? हम स्वयं में यानी आशा विचार इच्छा में, है ना। स्वयं से यानी आशा विचार इच्छा से, और स्वयं के लिए है ना, जो सार्वभौम व्यवस्था है वो स्वयं को समाधान समृद्धि अभय सहस्तुत उपलब्ध कराने के लिए, है ना। तो अध्ययन का मतलब क्या हुआ? अध्ययन जो है स्वयं में है, स्वयं से है, स्वयं के लिए है ना। इस रूप में अध्ययन की चरितार्थता स्पष्ट होती है। जैसे तो विचार और अनुभव आयाम में मानव स्वयं में जीता है आचरण के रूप में, और जब व्यवहार आयाम में मानव स्वयं से जीता है ना, क्योंकि व्यवहार आयाम जो है परस्परता में होता है। तो इसलिए विचार आयाम जब व्यवहार आयाम में परावर्तित होता है तो वो स्वयं से हो जाएगा ना, जिसको हम संप्रेषणा भी कह सकते हैं, है ना। और अल्टीमेटली ये जो व्यवहार आयाम है वो व्यवस्था आयाम तक पहुंचता है ना, व्यवसाय आयाम तक पहुंचता है, यानी सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचता है। तो सार्वभौम व्यवस्था को क्यों कह रहे हैं कि वो स्वयं के लिए है? स्वयं के लिए इसलिए है क्योंकि सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व सर्व को यानी अखंड समाज को सुलभ हो जाता है, उसकी निरंतरता स्थापित हो जाती है, उसकी अक्षुण्णता। इसीलिए अध्ययन पूर्वक ही हम स्वयं के लिए जो सार्वभौम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचते हैं, है ना, उस रूप में वो चरितार्थ होता है। तो अध्ययन की चरितार्थता स्वयं में समाधान के रूप में, स्वयं से न्याय के रूप में, और स्वयं के लिए व्यवस्था के रूप में स्पष्ट होना है। यह चैतन्य क्रिया एवं क्रियाकलाप ही बौद्धिक अध्ययन है। चैतन्य क्रिया एवं आचरण स्पष्ट किया जा चुका है। नियम त्रय संपन्न विचार ही व्यवहार में सामाजिक और उत्पादन में सफल है। नियम त्रय का मतलब सामाजिक, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। बौद्धिक नियम को हम लोग असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता के रूप में पहचान रहे हैं। इनको हम लोग बौद्धिक नियम कह रहे हैं। सामाजिक नियम के बिना समाज नहीं बन सकता है, इसलिए सामाजिक नियमों को चरित्र के रूप में यानी स्वधर्म, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में, प्राकृतिक नियम को परस्पर पूरकता, उदात्तीकरण, है ना, और ऋतु संतुलन, ताप संतुलन, इस रूप में हम लोग प्राकृतिक नियमों को पहचानते हैं। खनिज संतुलन, इस रूप में प्राकृतिक नियमों को पहचानते हैं। तो बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियम संपन्न विचार ही व्यवहार में सामाजिक है। जैसे बौद्धिक नियमों को समझें तो यदि मानव में द्वेष है या संग्रह की प्रवृत्ति है, तो संग्रह है तो लोभ है, लोभ बस ही संग्रह होगा। लोभ है तो शोषण है, शोषण है तो विरोध है, विरोध है तो हिंसा है, हिंसा है तो युद्ध है। तो इस रूप में जो संग्रह की प्रवृत्ति है वो किस तरीके से असामाजिकता को जन्म देती है। इसी तरीके से यदि स्नेह के स्थान पर द्वेष है, तो द्वेष है तो घृणा है और हिंसा है ना। द्वेष दो रूप में रहता है, दूसरे के नाश में स्व की कल्पना करना, इसको द्वेष करें। तो यदि बौद्धिक नियम के बजाय के स्थान पर यदि बौद्धिक नियम विहीनता, जिसको हम कह रहे हैं द्वेषपूर्ण विचार, तो द्वेषपूर्ण विचार दो तरीके से स्पष्ट होता है, घृणा के रूप में और हिंसा के रूप में। घृणा जो है वो वैचारिक द्वेष है और हिंसा जो है भौतिक द्वेष है। तो इस तरीके से यदि घृणा और हिंसा को हम समझते हैं तो वो असामाजिकता की ओर जाता है। इसी तरीके से अविद्या है। जैसे अभी हम लोग विज्ञान का जो है उपयोग कर रहे हैं, वो अविद्या के रूप में कर रहे हैं, इसीलिए विज्ञान जो है वो समस्या को पैदा कर रहे हैं।
तो इसलिए यदि हमको किसी भी विद्या का ज्ञान नहीं रहता है, उस स्थिति में वैचारिक रूप से अनियंत्रण पैदा होता है और असामाजिकता का प्रस्फुटन होता है, जिसको हम कहें कि विद्या अविद्या जो है वो अज्ञान रूप में रहती है, अज्ञान जो है वो समस्या के रूप में रहती है, और अज्ञान के साथ जो भी हम व्यवहार कार्य करते हैं उसमें असामाजिकता का प्रस्फुटन होता है। इसी तरीके से जो भय है, तो भय से संपन्न यदि कोई विचार है, यानी भय पूर्वक कोई विचार है, वो अनियंत्रित विचार है। भय जो है वो आतंक से युक्त होता है, आतंक हिंसा से युक्त होती है। तो इस तरीके से असामाजिकता को प्रकट करता है। तो इसलिए जो बौद्धिक नियम है, बौद्धिक नियम संपन्नता से ही विचार, नियम त्रय संपन्न विचार ही व्यवहार में सामाजिक तथा उत्पादन में सफल है। उसी तरीके से यदि हम सामाजिक नियम को समझें तो पर धन पर नारी के रूप में यदि जो भी व्यवहार है उसमें असामाजिकता का प्रस्फुटन है, या स्वधन परधन के रूप में देखें तो यदि परधन है तो परधन के अर्थ में असामाजिकता है। उसी तरीके से द्वेषपूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में भी असामाजिकता है। ऐसे ही प्राकृतिक नियम के विपरीत हमने जो भी उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित किया है उससे मानव जाति ने अपने लिए विध्वंस को पैदा कर लिया। तो इस तरीके से नियम त्रय के विपरीत यदि कोई विचार है, व्यवहार है, वो असामाजिक है और उसमें उत्पादन सफल नहीं होता है। उत्पादन तो हो रहा है लेकिन उत्पादन जिस उद्देश्य से है वो उद्देश्य सफल नहीं होता है ना। तो उत्पादन का उद्देश्य था समृद्धि की निरंतरता को पाना, लेकिन समृद्धि की निरंतरता तो हुई नहीं, लेकिन समस्या जरूर हो गई मानव जाति में। इस रूप में हम देखते हैं। तो इसीलिए बाबा जी ने कहा नियम त्रय संपन्न विचार ही व्यवहार में सामाजिक और उत्पादन में सफल है। फिर आगे कहा कि न्यायपूर्ण जीवन ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। न्यायपूर्ण जीवन का मतलब है संबंध मूल मूल्यांकन की निरंतरता व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र में बनी रहना है ना, उसको कहें न्यायपूर्ण जीवन ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही न्यायपूर्ण व्यवहार है, और इस न्यायपूर्ण व्यवहार को हम लोग परिवार से विश्व परिवार तक पहचान सकते हैं। तो जब तक न्यायपूर्ण व्यवहार परिवार से विश्व परिवार तक स्थापित नहीं होता है तब तक न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में संप्रभुता जो है वो प्रमाणित नहीं होती। तो न्यायपूर्ण व्यवहार ही, तो न्याय की जगह यदि अन्यायपूर्ण है यानी मूल्यहीनता के साथ जीना, चरित्रहीनता के साथ जीना है ना, अनैतिकता के साथ जीना है ना, उस स्थिति में असामाजिकता है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही न्यायपूर्ण व्यवहार है। न्यायपूर्ण व्यवहार ही प्रबुद्धता के रूप में है। न्यायपूर्ण जीवन में ही संयत जीवन है। यही अपव्यय व भ्रम से मुक्ति है। जैसे संबंधों में यदि न्यायपूर्ण व्यवहार रहता है तो संबंधों में परस्परता में भय नहीं रहता, इसलिए भय मुक्ति है। और अपव्ययता से भी मुक्ति है। अपव्ययता तीनों प्रकार से हो सकती है ना, मानसिक रूप से भी हो सकती है, व्यवहारिक रूप से भी हो सकती है और भौतिक रूप से भी हो सकती है। तो अपव्यय एवं भय ही सामाजिकता नहीं है। अपव्यय और भय में सामाजिकता नहीं है, ऐसा अपव्यय और भय में सामाजिकता नहीं। तो यहाँ से एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि मानव ही कारण स्थूल और सूक्ष्म तथ्यों का अध्ययन करता है। प्रत्येक मानव में पाए जाने वाले अनुभव के लिए कारण, विचार के लिए सूक्ष्म, व्यवहार के लिए स्थूल सूक्ष्म तथा उत्पादन के लिए स्थूल तथ्यों का अध्ययन है जो प्रत्यक्ष है। फिर ये कहा गया अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण है, शिक्षा से व्यवहारिक नियंत्रण है, प्रशिक्षण में उत्पादन में नियंत्रण है। इसके बाद फिर ये कहा गया वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है। यही वैचारिक परिमार्जन, संस्कार एवं गुणात्मक परिवर्तन है। व्यवहार व उत्पादन के लिए विचार ही आधार है। विचार ही सामाजिक और असामाजिक है। विचार ही सामाजिक असामाजिक।
के रूप में स्पष्ट होता है। अध्ययन की चरितार्थता ही स्वयं में से के लिए स्पष्ट होना है। स्वयं में से के लिए स्पष्टता को हम लोगों ने अभी चर्चा की। वह चैतन्य क्रिया एवं क्रियाकलाप ही है, यही बौद्धिक अध्ययन है। चैतन्य क्रिया एवं आचरण स्पष्ट किया जा चुका है। फिर आगे ये कहा कि नियम त्रय यानी बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक जो नियम त्रय से संपन्न विचार ही व्यवहार में सामाजिक तथा उत्पादन में सफल है। फिर ये कहा कि न्यायपूर्ण जीवन ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही न्यायपूर्ण व्यवहार है। न्यायपूर्ण व्यवहार ही प्रबुद्धता के रूप में है। न्यायपूर्ण जीवन ही संयत जीवन है, यही अपव्यय एवं भ्रम भय से मुक्ति है। अपव्यय एवं भय में सामाजिकता नहीं है। यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। फिर इसके बाद बाबा जी ने प्रत्येक संबंध में स्थापित एवं शिष्ट मूल्य और प्रत्येक संबंध में स्थापित एवं शिष्ट मूल्य स्पष्ट एवं प्रमाणित हैं, उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। माता पिता में विश्वास निर्वाह की निरंतरता के साथ गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौम्यता, अनन्यता भावपूर्ण वस्तु व सेवा के समर्पण के रूप में है। इसी प्रकार पुत्र पुत्री के प्रति जो विश्वास निर्वाह की निरंतरता है, उसमें ममता है, वात्सल्य, प्रेम है, सहजता है, अनन्यता है, भावपूर्वक वस्तु व सेवा के समर्पण के रूप में है। इन सभी मूल्यों को हम लोग व्यवहार दर्शन में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मूल्यों की व्याख्या में मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। मूल्यों की व्याख्या जो है उसको हम लोग पढ़ चुके। यदि कोई अस्पष्टता है किसी मूल्य पे हमको चर्चा करना है, यदि आप उसको प्रश्न में लिख देंगे तो मैं फिर उन मूल्यों को विस्तार से इसके स्पष्टीकरण देने का प्रयास करूँगा। फिर है भाई बहन की परस्परता में विश्वास निर्वाह की निरंतरता, जो सम्मान, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सौहार्दता, सरलता, सौजन्यता, स्नेह, अनन्यता, भावपूर्वक वस्तु व सेवा के अर्पण के रूप में है। फिर गुरु शिष्य के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता क्या है, तो वो प्रेम, वात्सल्य, ममता, अनन्यता, सहजता, भावपूर्वक प्रबोधन, जिज्ञासा पूर्ति सहित वस्तु व सेवा के रूप में है। गुरु शिष्य के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौजन्यता, अनन्यता एवं भाव पूर्वक जिज्ञासा सहित वस्तु व सेवा के समर्पण के रूप में है। मुझे लगता है कि आज समय हो गया है, तो हम लोग इसको कल यहाँ से फिर से एक बार हम लोग इसको पढ़ लेंगे कि संबंध और मूल्य के रूप में बाबा जी ने ये कहा है कि प्रत्येक संबंध में स्थापित एवं शिष्ट मूल्य स्पष्ट हैं, वह प्रमाणित है, और उसी को उन्होंने यहाँ पर करीब 17 बिंदुओं में इसको स्पष्ट किया है। तो हम लोग कल इस पे विस्तार से चर्चा भी करेंगे इन सभी के ऊपर। मैंने इससे संबंधित भी एक चार्ट जो है वो जो प्रश्न मुक्ति वाला टेलीग्राम का जो ग्रुप है राकेश भाई वाला, उसमें मैंने पोस्ट किए हैं। वो चार्ट पे यदि आप अवलोकन करेंगे तो शायद अध्ययन में आपको और सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सब लोगों ने इस अध्ययन में शामिल हुए, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए आज यहीं पर इसको विराम कर रहे हैं।